बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ 1 चैप्टर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखें, आप एसेट्स के बारे में अभी तक आप फेमिलियर हो चुके हैं। एसेट्स क्या हैं? आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, ईटीसी। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आपको गाइडलाइन देते हैं कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है, आपने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को कैसे क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो उसमें जब आईएएस को देखते हैं तो आईएएस एक ब्रॉड कैटेगरी बना रहा है एसेट्स की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज से अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती थी उसमें हम इन एसेट्स को सेपरेटली शो कर रहे होते थे। अब क्या करते हैं कि हम एक ही हेडिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास हैं जी, सपोज रुपीज 1 लाख के, और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है जी रुपीज 20,000। तो वो हम उसमें से माइनस करके उनकी जो नेट बुक वैल्यू है 80,000 वो शो कर देते हैं। लेकिन अब जब हम इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखते हैं कि ये 1 लाख इनकी टोटल वैल्यू है, तो इसमें बहुत से एसेट्स शामिल होते हैं। उसमें मशीनरी भी शामिल है, उसमें बिल्डिंग भी शामिल है। ठीक है, तो अब हमने एक स्पेसिफिक वे से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि हमने नॉन करंट एसेट्स को कैसे डील करना है, उसको हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी, चैप्टर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और एक चीज याद रखें कि जो आपका जो स्टडी टेक्स्ट है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये मोर देन एनफ है आपके लिए पेपर पास करने के लिए। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सामने किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करना है पहले, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, बजाय इसके कि आप रिवर्स चल रहे हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके कोई कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की कोशिश करें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी कि एसेट्स 2 तरह के हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डाटा प्रेजेंट करना है, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, उसका लेआउट क्या होगा, उसकी तरतीब क्या होगी, ये IAS 1 इसको डील करता है। डिफाइंस करंट एसेट्स एंड देन स्टेट्स दैट ऑल अदर एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। अब जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको अभी हम रीड करने जा रहे हैं, ये है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, ये अब स्पेसिफिक वे में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन करेगा। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है IAS 1 के अंदर, वो नॉन करंट एसेट्स को डिफाइन नहीं कर रहा, वो करंट एसेट्स को डिफाइन कर रहा है। और वो कह रहा है कि बाकी सारे एसेट नॉन करंट एसेट्स हैं। लेकिन इसको भी अगर हम देखें तो ये बड़ी नैरो सी डेफिनेशन है। करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड इन्वेंट्री, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। ठीक है जी, प्री पेमेंट्स हैं तो प्री पेमेंट्स
अच्छा ये भी याद रखना है, ये भी एक कंफ्यूजिंग टर्म है, स्टूडेंट का इस पे फोकस नहीं होता। प्री पेमेंट वो दो सेंस में यूज कर रहा होता है। प्री पेमेंट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कस्टमर ने हमें एडवांस दे दिया, तो ये आपकी अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट वाले टॉपिक में हम इसको देखेंगे, लेकिन जो बेसिक डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं वहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने एडवांस में किसी से पैसे लिए हुए हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, और दूसरी आपकी प्री पेमेंट है जो आपके प्री पेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो प्री पेड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी क्या है, आपकी करंट एसेट है, क्योंकि सर्विसेज अभी रिसीवेबल है। तो आप डेबिट क्रेडिट रूल्स वाले चैप्टर्स को देखें तो वहां पे एसेट्स को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो वहां पे मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि एडवांस में अगर आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, और वो एसेट किस कैटेगरी में आएगा, करंट एसेट की कैटेगरी में। They are all items that will be used or received in short term, generally within a year. तो उसने एसेट्स, करंट एसेट्स को एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा इसके अलावा अगर कोई एसेट है तो वो नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन किया, तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। तो इसको सिंपलेस्ट वे में अगर हम देखें तो टेंजिबल वो हैं जिनको आप छू सकते हैं, और इनटेंजिबल को छू नहीं सकते। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स जो हैं उनकी वो फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट है दे डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो बेसिकली टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। तो हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को ही देखेंगे। अब IAS 16 ने जो है वो प्रॉपरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन किया, तो वो कहा कि आर टेंजिबल आइटम्स। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बता दी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, ये वो नॉन करंट एसेट हैं, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट हैं जिनको हमने अपने पास रखा हुआ है प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आपकी अगर टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप टॉयज प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी यूज करेंगे, जो प्लांट यूज करेंगे, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा। और सप्लाई ऑफ गुड्स, तो अब मैं एक छोटी छोटी एग्जांपल देता जाता हूं। तो यूज इन प्रोडक्शन के लिए अगर आप एग्जांपल देखें तो हम क्या कह सकते हैं, मशीनरी या प्लांट। सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें अगर आप तो व्हीकल। और सर्विसेज, सर्विसेज अगर आपने देनी है तो उसके लिए आप कंप्यूटर्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं तो मैं उसके लिए कंप्यूटर यूज करूंगा। फॉर रेंटल टू अदर्स, अब आपके पास एक बिल्डिंग है, वो आपने किसी को रेंट आउट की हुई है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, उसको रेंट पे दिया हुआ है। तो इट डज नॉट मीन दैट कि अब वो आपका एसेट नहीं रहा, कंट्रोल स्टिल आपके पास है। ठीक है,
यहाँ पे हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। कंट्रोल स्टिल आपके पास है तो वो आपका एसेट है। तो वो जो बिल्डिंग है जो कि आपने किसी दूसरे को रेंट पे दी हुई है, उसको भी आप अपना ही एसेट कंसिडर करेंगे और वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या वो बिल्डिंग जो कि ऑफिस के लिए यूज हो रही है, वो भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगी। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 3-4 पर्पसेस हैं। उनके लिए अगर आपके पास एक एसेट है जो कि नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं आता, तो वो क्या है, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब चूंकि करंट एसेट को उसने एक बेसिक डेफिनेशन ये की थी कि वो यूज्ड विद इन 1 ईयर है, जनरली विद इन 1 ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विद इन 1 ईयर यूज होना है, यानी कि आपके पास एक मशीन है, अब अगर वो मशीन आपने परचेज की है फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, तो ये इन्वेंट्री में चली जाएगी। ये भी मैंने शुरू के लेक्चर में डिफरेंशिएट किया था कि गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क है। गुड्स जो हैं वो आइटम्स हैं जो आप परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस। देखिए ना, आपके पास एक जनरेटर है, आप उस जनरेटर को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो वो जनरेटर आपका एसेट है। लेकिन अगर आपका जनरेटर्स का बिजनेस है तो वो जनरेटर जो है वो आपका क्या कहते हैं, एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेंट्री भी एसेट है लेकिन वो करंट एसेट है। तो गुड्स जो है वो करंट एसेट में जाती हैं, जबकि वो एसेट्स जो आपने यूज करने हैं नॉन करंट एसेट्स। तो जब मैं एसेट्स की बात करूं तो ये अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि वो क्या है, नॉन करंट एसेट है। इसकी मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी, जैसे फर्नीचर शॉप है। अब उस पे 2 तरह का फर्नीचर है, फर्नीचर हेल्ड फॉर सेल और दूसरा फर्नीचर है हेल्ड फॉर यूज। ठीक है जी, उस पे आपके कस्टमर बैठेंगे आके, या आपने ऑफिस में रखा हुआ है जो। तो जो फर्नीचर हेल्ड फॉर सेल है ये गुड्स हैं, इन्वेंट्री है, स्टॉक भी कहते हैं इसको, और ये करंट एसेट है। लेकिन फर्नीचर हेल्ड फॉर यूज जो है ये आपका नॉन करंट एसेट है, और ये किस साइड में जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। क्लियर होगी बात। तो हमने यहां पे ये चीज देखनी है कि हम जो एसेट है वो करंट के एसेट की कैटेगरी में आ रहा है या नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो क्या है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल आपके कैफ 1 के सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। तो अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, वो ये है कि आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड, कि वो 1 साल से ज्यादा अरसा आपने यूज करने हैं। अगर 1 साल से कम अरसे में आपने उनको सेल कर देना है तो वो बेसिकली परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस हैं। आपकी इंटेंशन उनको यूज करने की नहीं है बल्कि सेल करने की है, इसलिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएंगे।
वो करंट एसेट्स में चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अभी तक जो हमने चीज डिस्कस की वो बेसिकली क्या है कि करंट एसेट को उसने डिफाइन किया IAS 1 में, ठीक है, और उसने कहा कि जो करंट एसेट नहीं है, नॉन करंट एसेट क्या है, एसेट विच इज नॉट करंट एसेट। ठीक है, और करंट एसेट में उसने 4 चीजें बता दी, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश है और आपके प्रीपेमेंट्स हैं। अब नॉन करंट एसेट को उसने आगे डिफाइन किया टेंजिबल और इनटेंजिबल में। तो इनटेंजिबल हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो है, ठीक है, तो उसमें हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है तो उसने कहा कि जो एसेट आप हेल्ड कर रहे हैं उसके पर्पसेस क्या हैं, प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटेड आउट लेकिन कंट्रोल आपके पास है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये है फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि अब अगर एक एसेट है वो 5 साल हमने यूज करना है तो अब 5वें साल में आके वो मोर देन 1 ईयर की कैटेगरी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल इंटेंशन जो है आपकी उस बारे में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।